गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछले लेक्चर में हमने उग्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उग्रवाद की विचारधारा, उसके कार्य करने के तरीके या पद्धतियाँ और साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि 1905 से ही ऐसी स्थितियाँ कांग्रेस में पैदा होने लग गई थी जिनकी वजह से कांग्रेस दो दलों में या दो विचारधाराओं में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल यानी उदारवाद और गरम दल अर्थात उग्रवाद। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक ने व उग्र राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति की तीव्र निंदा की और इस बात का प्रतिपादन किया कि संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपनाकर ही भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अंत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश माल और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भी संगठित और निरंतर बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन उदारवादी निष्क्रिय प्रतिरोध को कम अधिक रूप में अव्यावहारिक मानते थे और उनका विचार था कि इससे राष्ट्रीय प्रगति अवरुद्ध ही होगी। उदारवादियों को अब भी ब्रिटिश राष्ट्र की न्याय भावना और संवैधानिक साधनों की प्रभावदायकता में विश्वास था। कांग्रेस के दोनों वर्गों में स्वराज्य की व्याख्या में भी अंतर था। उदारवादियों और उग्रवादियों के उपर्युक्त मतभेद के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विधिवत रूप से दो वर्गों में बंट गई, उदारवादी कांग्रेस और उग्रवादी कांग्रेस। उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और साधन, इस बिंदु पर अब चर्चा करते हैं हम। उग्र राष्ट्रवाद उदारवाद के विरुद्ध भी उतना ही बड़ा विद्रोह था जितना कि स्वयं साम्राज्यवाद के विरुद्ध। उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा उदारवादियों से नितांत भिन्न और बहुत कुछ अंशों में विपरीत थी। उदारवादी समझते थे कि ब्रिटेन और भारत के अंतिम हित समान हैं और ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं भारत के हित में है, लेकिन उग्रवादियों के अनुसार ब्रिटेन और भारत के हित नितांत विरोधी हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ चाहे कितना ही सहयोग क्यों न किया जाए, उसके द्वारा भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। विपिन चंद्र पाल का मत था कि ब्रिटेन के आर्थिक हितों की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक था कि भारत पर उसका राजनीतिक नियंत्रण बना रहे। अतः युद्ध के बिना भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना नितांत असंभव है। उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों की तरह ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में कतई विश्वास नहीं था। दादाभाई नौरोजी और दूसरे उदारवादियों का विचार था कि ब्रिटिश राष्ट्र जैसे ही यह महसूस करेगा कि हमारी बात उचित है, उसके द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत लाला लाजपत राय और अन्य उग्रवादियों का विचार था कि व्यापारियों का ये राष्ट्र ब्रिटेन केवल दबाव की भाषा ही समझता है। इसके अलावा उदारवादियों और उग्रवादियों में राजनीतिक लक्ष्य का अंतर भी था। उदारवादियों का विचार था कि ब्रिटिश शासन में सुधार किया जा सकता है एवं क्रमिक सुधार ही उपयुक्त और भारत के हित में है। इसी कारण उनके द्वारा विधायी परिषदों के सुधार और उनकी शक्ति में वृद्धि, भारतीयों के लिए उच्च सरकारी पद और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना आदि मांगें की जाती थी। लेकिन उग्रवादियों का विचार था कि ब्रिटिश शासन में सुधार किया ही नहीं जा सकता, उसका तो अंत किया जाना चाहिए। सर हेनरी कॉटन के अनुसार
उग्रवादी भारत में सब प्रकार से युक्त, मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। उनका उदारवादियों के औपनिवेशिक स्वराज्य में विश्वास नहीं था, वे पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। अगला टॉपिक हमारा है उग्रवादियों के साधन। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो उग्रवादी उदारवादियों से भिन्न थे ही। इन दोनों में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधन संबंधी था। उदारवादी ब्रिटिश जनता की लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों में विश्वास करते थे और उनका विचार था कि विशुद्ध संवैधानिक साधनों के आधार पर भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। लेकिन उग्रवादी इन बातों को आत्म प्रवंचना मात्र समझते थे। उग्रवादियों का तर्क था कि इंग्लैंड जैसे स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक देश में तो वैधानिकता के आधार पर राजनीतिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन भारत जैसे पराधीन राष्ट्र में संवैधानिक आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वप्न देखना स्वयं को धोखा देना है। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की नीति में लेश मात्र भी विश्वास नहीं करते थे और इस पद्धति के प्रति घृणा प्रकट करते हुए इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से पुकारते थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कहा था, एक अंग्रेज सबसे अधिक घृणा भिखारी से करता है। मेरा विचार है कि भिखारी है भी इस योग्य कि उससे घृणा की जाए, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिखारी नहीं हैं। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे कहा करते थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि कोई भी शक्ति जो हमारे विरुद्ध हो हमारे सम्मुख झुकने को बाध्य हो जाए। लोकमान्य तिलक उग्रवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते थे, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। उग्रवादी शासकों के प्रति भक्ति और सहयोग की नीति अपनाने के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम को अपनाने के पक्ष में थे। इस निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में विपिन चंद्र पाल ने कहा कि सरकार के कार्य को कई प्रकार से ठप किया जा सकता है। ऐसा संभव है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट कार्य करने से इनकार कर दे तथा एक व्यक्ति के त्यागपत्र देने पर उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति न मिले, परंतु सारे देश में यह भावना जागृत हो जाए तो समस्त सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा सकती है। हम उस भारतीय की स्थिति जो सरकारी कर्मचारी है ऐसी कर सकते हैं जैसे वह भारतीय नागरिक के सम्मान से नीचा गिर गया हो। उग्रवादियों के साधनों में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं। जिस प्रकार उग्रवादियों के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साधन प्रार्थनाएं, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल थे, उसी प्रकार उग्र राष्ट्रवादियों के साधन बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा थे, जिन्हें बहिष्कार को सबसे अधिक प्रमुख कहा जा सकता है। उग्रवादियों के बहिष्कार आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति तो विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध थी, परंतु इनकी व्याख्या में इसमें सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी शामिल था। उग्रवादियों की मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की प्रतिष्ठा और हितों के ऊपर एक सीधा आघात होगा। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि दुकानदारों की जाति ब्रिटिश राष्ट्र को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है। उग्रवादी नेता दृढ़तापूर्वक स्वदेशी में विश्वास करते थे और जनसाधारण में उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का संगठन किया था। उग्रवादी स्वदेशी को स्वदेश की मुक्ति का मार्ग समझते थे। उग्रवादियों और उदारवादियों के व्यक्तित्व और विचारधारा में एक महत्वपूर्ण अंतर था। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम थे तो उग्रवादी
भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण के। इसी कारण जहां उदारवादियों ने भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर उन्मुख किया था, वहां उग्रवादियों ने भारतीयों को सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम बनाने वाली पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। लोकमान्य तिलक ने इसी उद्देश्य से दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन ने लिखा कि यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि यह बेचा नहीं जा सकता। अनेक मारवाड़ी फर्में नष्ट हो गई हैं और कई बड़ी से बड़ी यूरोपीय निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा है या उनका व्यापार बहुत ही मंद गति पर आ गया है। बहिष्कार के रूप में राज्य के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है। इस बहिष्कार आंदोलन ने भारतीय उद्योगों, विशेषतः वस्त्र उद्योग को अपूर्व बल प्रदान किया और कपड़ा बुनकर उद्योग की सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कोष जमा किया गया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक ही सार्वजनिक सभा में 70,000 रुपये एकत्रित करने में सफलता मिली। उग्रवादी जो प्रमुख नेता हैं उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष प्रमुख हैं, जिन्हें हम सामान्यतः लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। इनमें भी उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जा सकता है। अब हम इनका मूल्यांकन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों ने क्या एक नया मार्ग प्रस्तुत किया, क्या एक नया तरीका, कुछ नए साधन प्रस्तुत किए हैं, उस पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि उग्रवाद के जन्म और विकास ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला। उदारवादी यद्यपि अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, लेकिन उनके साधन प्रभावदायक नहीं थे। उग्रवादियों ने इस सत्य को समझा कि केवल प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता तो दूर रही, अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। उनके द्वारा अपनाए गए बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन ने जनता में नई चेतना फूंक दी। यह आंदोलन केवल एक उग्रवादी आंदोलन ही नहीं रह गया, वरन एक जनवादी आंदोलन बन गया। दूसरा बिंदु, 19वीं सदी तक राष्ट्रीयता उच्च शिक्षा प्राप्त संपन्न वर्ग की संपत्ति थी। उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन की वेगवती धारा को मध्यम वर्गों और जनसाधारण तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की। तीसरा, उग्रवादियों द्वारा चलाया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन बाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का बीज रूप था। उग्रवादियों का लक्ष्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता वरन भारतीय नवयुवकों के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना था। चौथा बिंदु, उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुकूल हो और नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर सके। इसके अलावा उग्रवादियों का यह कार्य अत्यंत दूरदर्शितापूर्ण था। उग्रवादी आंदोलन की प्रभावदायकता का प्रमाण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में आ जाने से रोकने के लिए ही 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार पारित किए। उग्रवादी आंदोलन के अभाव में इन सुधारों के पारित होने में बहुत कुछ अधिक समय लग सकता था। इसके अलावा किसी भी पराधीन देश द्वारा अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति उसी समय की जा सकती है जबकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला वर्ग स्वयं त्याग करने का इच्छुक हो। अधिकांश उदारवादी नेताओं में इस प्रकार की त्याग भावना का अभाव था, लेकिन उग्रवादी नेता प्रत्येक त्याग और कष्ट के लिए तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल वास्तविक अर्थों में लोकनायक थे। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करने और उनके साथ किए गए अन्याय ने जनता को इतना विक्षुब्ध कर दिया था कि कई जगह दंगे हो गए। बम्बई की मिलों के मजदूरों ने सरकार के इस कार्य के विरोध में एक व्यापक हड़ताल की
लेनिन ने इस हड़ताल को भारत के श्रमिक वर्ग की पहली राजनीतिक कार्रवाई बताया था। इस प्रकार उग्रवादियों ने अब तक के वैधानिक आंदोलन को वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन की दिशा प्रदान की।